हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है कि हमने जो है लास्ट वीडियो लेक्चर्स में जो है बात किया था किसके ऊपर, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइसिस के ऊपर, जो कि पर्टिकुलरली पार्ट थे किसके, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के। अब उससे पहले जो हमने गैल्वेनिक सेल को पढ़ा था। अब क्या है कि हम दोनों टाइप के सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। अब क्या है कि इलेक्ट्रोलाइसिस को लेकर मैंने बताया था कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में दो पर्टिकुलर एप्लीकेशन होती थी, एक तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग और दूसरा इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग को जो है मैंने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। अब वैसा ही लगभग कॉन्सेप्ट जो है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी होता है। अब अगर हम इसमें थोड़ा सा बात करें, क्योंकि एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो आपको ये भी लग सकता है कि सर ने जो है इसको डिस्कस नहीं किया था, लेकिन हमने डिस्कस किया था और हो सकता है आपको फील भी हुआ, लेकिन मैं उसको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो है हमने बताया था कि हमें जिस पर्टिकुलर मेटल को प्योरीफाई करना है उसका हम एनोड बनाते हैं और उसकी प्योर मेटल का जो है कैथोड बनाते हैं। और डेफिनेटली जो है यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उसी मेटल का होता है, मतलब एनोड पे उस मेटल का जो है ऑक्सीडेशन होता है और उसी मेटल आयन का रिडक्शन होता है किस पे, कैथोड पे। तो इस तरीके से जो है रिफाइनिंग होती थी। लेकिन हाँ, इसमें एक चीज जो ध्यान रखने वाली थी वो ये थी कि यहाँ पे जिन मेटल्स का हम यूज कर रहे हैं वो पर्टिकुलर मेथड जो है वो जनरली लेस रिएक्टिव होती थी, वो वाटर से जो है जनरली रिएक्ट नहीं करती थी। तो ऐसी स्थिति में उनको जो है वाटर से सेपरेट रखना आसान था। तो ये एक कंडीशन थी कि रिएक्शन अगर उसकी कम होगी वाटर के साथ या इनफैक्ट नहीं होनी चाहिए, तभी जो है उसका आइसोलेशन संभव भी है। अब इस चीज को आप मेटलर्जी में डिटेल में ही पढ़ोगे और ये आपको रिफ्लेक्ट भी होगा कि जो हमारी लेस रिएक्टिव मेटल है वही आइडियल भी है। अब क्या है कि इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की जब बात करते हैं, सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जब बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि हमें जिस मेटल की कोटिंग करनी है उस पर्टिकुलर मेथड को जो है हम क्या बनाते हैं, एनोड बनाते हैं। और जिस मेटल को हमें जो है, मतलब जिस मेटल पे हमको कोटिंग करनी है उसका हम बनाते हैं कैथोड। और जिससे हम कोटिंग कर रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, जिसकी हमें कोटिंग करनी है उसको जो है उसी के आयन को हम किस में लेंगे, उस सॉल्ट सॉल्यूशन में। तो ये डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस के क्वेश्चन में आप इसको कर चुके हैं। लेकिन हाँ, वो भी चीज है कि यार हमको जो है पता नहीं चला कि ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही थी। लेकिन हाँ, क्वेश्चंस की हम बात करेंगे तो वो कंप्लीटली फैराडे लॉ पे ही बेस होगा। जैसे मैं आपको रिमाइंड भी करवा देता हूं, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया है और उस क्वेश्चन को जो है आप जो है सॉल्व करके उसको जस्टिफाई भी कर सकते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग से एसोसिएटेड होंगे। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये इलेक्ट्रोलाइसिस की एप्लीकेशन है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, जो कि बहुत ज़्यादा यूज भी होती है। अब इसके बाद जो है अगर हम बात करें, ठीक है, किसका, बैटरी का, क्योंकि बैटरी जो है अब पढ़ने का जो है लॉजिकल सेंस इसलिए है क्योंकि बैटरी में जो है हमें दोनों टाइप के सेल का यूज करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का भी यूज करना है और सॉरी वोल्टेइक सेल का भी यूज करना है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का भी यूज करना है। और दोनों ही हमें पता है किसका टाइप होते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। अब जैसे हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि डेफिनेशन में भी हमने लिखा है कि बैटरी जो है वो क्या होगा, एक से अधिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो ऐसे पर्टिकुलर अरेंजमेंट और सेटअप को हम क्या बोलते हैं, बैटरी बोलते हैं। तो जब बैटरी की बात करते हैं तो क्लियर कट है कि यहाँ पे हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को जो है किस में कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। फिजिक्स आप पढ़ते हो, आपको पता है कि सीरीज कनेक्शन में जो है क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमें पता है कि सीरीज कनेक्शन में क्या होता है भाई, तो उसमें जो है हमारा वोल्टेज जो है एडअप हो जाती है और करंट की वैल्यू क्या है, सेम रहती है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। तो वही सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी है कि हम अगर जो है उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज एनहांस हो जाएगी। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग जो है हम इनको कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, बैटरी को जब हम पढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियली डेली लाइफ में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है। क्यों एप्लीकेशन है भाई, देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम फोन यूज करते हैं। ठीक है, फोन को हम चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, तो सिंपल सी बात है कि उसमें जो हमारा यूज हो रहा है, ठीक है, वो बैटरी ही यूज हो रही है पावर सप्लाई करने के लिए। क्योंकि अगर बैटरी नहीं होगी तो सिंपल सी बात है कि जो हमारा फोन वर्क कर रहा है वो फोन वर्क नहीं करेगा। तो कुल मिला के जो है सबसे इसेंशियल चीज आज के दौर में जो आपको लग भी रहा होगा वो बैटरी ही है, और क्योंकि उससे जो है बहुत सारी चीजें एसोसिएटेड आपको दिख रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे मैंने बताया, मोबाइल फोन। इसके अलावा और भी है, ऐसा नहीं कि ये जैसे हमारे व्हीकल्स में बैटरी यूज होती है। उसके अलावा अगर हम बात करें जैसे घड़ी चलाने में रिमोट की बात करें, तो ये सारी चीजें जो है इसमें बैटरीज जो है एसोसिएटेड है। तो कुल मिला के जो है आपको बैटरीज वर्ड को देख के भी ऐसा लग रहा हो कि नहीं यार, ये तो लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है हमारे है और ये बहुत सारी चीज़ों में जो है यूटिलाइज हो रहा है। अब क्या है कि बैटरी जब इतना ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है डेली लाइफ में, तो जब हम इसकी बात करेंगे कि एक आइडियल बैटरी को होना कैसे चाहिए,
मतलब एक जो बैटरी है उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए बैटरी को, तो उस पर जो हमें डिस्कशन करना है। अब देखिए करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। तो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैटरी, अब विशेषताओं की बात हो रही है तो आपको कैसा बैटरी चाहिए, मतलब अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि हम ये सोच के भी बता सकते हैं कि हमें जो है किस तरीके के बैटरी की जो है डिमांड रहती है। तो सबसे पहली डिमांड तो यही है जो कि फ़ोन से भी जस्टिफाई हो रही है कि अगर फ़ोन की बैटरी को बार बार नहीं रिचार्ज कर पाएंगे तो इसका मतलब फ़ोन को एक बार यूज किया या उसकी बैटरी को एक बार यूज किया, उसको फिर निकालना पड़ेगा, नई बैटरी लगानी पड़ेगी, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम वाला वर्क हो जाएगा। तो ऐसा तो होता नहीं है, होता क्या है, हम बार बार उसी बैटरी को क्या रिचार्ज कर लेते हैं, ठीक है। और आजकल तो नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, फास्ट चार्जिंग आ गई है, और इनफैक्ट जो है मटेरियल्स भी काफ़ी चेंज हो गए, क्योंकि इसमें भी बहुत ज़्यादा वर्कआउट, मतलब ये रेवोल्यूशनरी है, मतलब इसमें इतना ज़्यादा रेवोल्यूशन हो चुका है कि अब जो है फास्ट चार्जिंग के साथ साथ ऐसे लाइट मटेरियल्स भी यूज होने लगे हैं जो कि बैटरी की इफिशिएंसी को भी बढ़ाते हैं। तो ये चीज़ जो है आप फोन वगैरह में फील करते होंगे। अब देखिए जब हम बात करते हैं पहले ही पॉइंट की, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि बैटरी रिचार्जेबल होनी चाहिए। इट मीन्स इट शुड बी रिचार्जेबल। अब देखिए रिचार्जेबल होनी चाहिए, पहली चीज हो गई। दूसरी अगर हम बात करें, क्योंकि ये तो हमें समझ में आ गया कि रिचार्जेबल क्यों होनी चाहिए, ये तो क्लियर है, मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है फर्दर। अब रिचार्जेबल होने के बाद दूसरा जो है बैटरी जो है कैसी होनी चाहिए, तो दूसरा बैटरी ऐसी होनी चाहिए जैसे फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन का साइज हमें पता है, और मान लो बैटरी जो है एक रूम के बराबर हो, तो नॉनसेंस हो जाएगा ना यार कि बैटरी का जो है साइज भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, कि हमारे जो गैजेट है उसमें फिट हो जाए। और उसके अलावा ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मास बहुत ज़्यादा हो गया। तो कुल मिला के जो है बैटरी की अगली करेक्टरिस्टिक्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि वो जो है कॉम्पैक्टेड होनी चाहिए बाई साइज, और बाई वेट जो है वो लाइट होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होगा तभी जो है वो हमारे गैजेट में जो भी हम यूज कर रहे हैं उसमें वो फिट हो पाएगा। तो क्लियर कट है कि हाँ, दूसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्टेड। तो इसलिए जो है जो हम दूसरी करेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे तो इसमें लिखेंगे इट शुड बी लाइट एंड कॉम्पैक्टेड। अब देखिए इसके बाद जो है हम बात करते हैं तीसरी करेक्टरिस्टिक्स को लेके कि तीसरी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। अब क्या है कि तीसरी करेक्टरिस्टिक्स भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जैसे आप बैटरी यूज कर रहे हो, जैसे लेट सपोज दैट आप फोन यूज कर रहे हो, और फ़ोन जो है कभी बंद हो जाए, कभी डिम हो जाए, कभी जो है उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाए, घट जाए, मतलब पावर की वजह से, तो वो इरिटेटिंग हो जाएगा। इनफैक्ट जैसे जो टॉर्च होती है, जैसे लाइट चली जाती है तो हम टॉर्च यूज़ करते हैं ना, तो कभी ऐसा देखा कि हमने टॉर्च यूज कर रहे हैं तो वो टॉर्च जो है फ्लक्चुएट कर रही है, कभी जो है पावर कम दे रहा, मतलब लाइट कम दे रहा, कभी ज़्यादा दे रहा, तो इस तरीके का होने लगेगा। तो डेफिनेट सी बात है कि जो भी यूज़र होगा वो उसके लिए फ्रस्ट्रेटिंग सा एक्सपीरियंस हो जाएगा कि वोल्टेज ही जो है वो रेगुलर नहीं है। तो वोल्टेज का रेगुलरिटी मतलब एक स्टेडी फ्लो जो है होना बहुत ज़रूरी है। अगर वोल्टेज डिक्रीज भी हो रही है तो वो एक यूनिफॉर्म फैशन में हो, ऐसा ना हो कि सडनली जो है डिक्रीज हो रही है, कभी सडनली इंक्रीज हो जा रही है। तो ये भी चीज़ें जो हैं इरिटेटिंग हो जाती हैं। और इसी पर्टिकुलर जो है हमारी करेक्टरिस्टिक्स की जब हम बात करते हैं तो इट मीन्स जो है बैटरी की जब हम बात करेंगे तो बैटरी जो वोल्टेज हमें सप्लाई कर रही है और जो उसकी वोल्टेज ओवर द टाइम जो है यूज की वजह से डिग्रेड भी हो रही है, उसमें एक स्मूथ फैशन होना चाहिए घटने में, ऐसा नहीं कि वो जो है सडनली जो है गायब हो जा रहा है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि द फ्लो ऑफ करंट और वोल्टेज should be steady। अब देखिए इसके बाद जो है एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ये है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स वो इसलिए क्योंकि ये भी जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ये बाकी सब है।
और इनफैक्ट जो है कई बार ऐसा भी लगेगा इसको सुन के कि नहीं यार ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोस्ट को लेके जो है बहुत जो है इम्पोर्टेंस की बात आती है, क्योंकि अगर हमारी बैटरी सस्ती ही नहीं होगी तब तो जो है उसको अफोर्ड कर पाना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जो है सबसे इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स में ये भी आता है कि जो बैटरी बनाई गई है मार्केट में उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि वो एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है इसका फोर्थ करेक्टरिस्टिक्स है, मतलब इसमें हम लिखेंगे इट शुड बी लेस एक्सपेंसिव। क्लियर है? तो ये जो है पर्टिकुलर 4 करेक्टरिस्टिक्स है, इसको आपको ध्यान रखना है कि इन 4 करेक्टरिस्टिक्स को जो है एक बैटरी को फॉलो करना चाहिए, तभी जो है हम उसको क्या बोलेंगे, आइडियल बैटरी बोलेंगे। अब देखो करेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करने के बाद जब हम आगे बात करते हैं तो आगे जो है हमें डिस्कशन करना है टाइप्स ऑफ बैटरीज को लेके, क्योंकि ये भी जो है इनके यूज के अकॉर्डिंग डिफाइन किया गया है कि हमें जो है किस किस टाइप की बैटरीज जो है वो मिली हुई हैं। अब देखिए बैटरीज में क्या है कि हमारे पास 2 तरीके की बैटरीज हैं, जो कि पर्टिकुलरली डिपेंड करता है कि हम उसमें यूज किस टाइप का सेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो वहाँ पे जो है हम लिखेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज। और यहाँ पे जब बात करेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरी में, तो पहला जो हमारी बैटरी है वो है प्राइमरी सेल, और दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो है वो है सेकेंडरी सेल। अब इनका जो नाम है ये इसी के अकॉर्डिंग ही है, क्योंकि दोनों में जो है डिफरेंस है चीज़ों को लेके, जिसको हम 1 to 1 डिस्कस करने वाले। तो सबसे पहले जो हमें डिस्कशन करना है किस पे, प्राइमरी सेल पे, कि प्राइमरी सेल जो है वो किस तरीके के होते हैं और उनसे कैसे जो है हमें बैटरी को कंस्ट्रक्ट करना है। तो अब जो है इसको हम हटा के बात करते हैं पूरी तरीके से किस पे, प्राइमरी सेल पे। अब देखो प्राइमरी सेल पे हमें डिस्कशन करना है, तो प्राइमरी सेल में जो है सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि यार यहाँ पे डिफरेंट क्या है, या मतलब इस पर्टिकुलर टाइप की बैटरीज में जो है क्या होगा। तो इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये रिचार्जेबल नहीं होते हैं। मतलब हमने पीछे लिख लिया था करेक्टरिस्टिक्स और हमने बोला था कि एक बैटरी जो है वो रिचार्जेबल होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इसके बाद मतलब इसके साथ जो एसोसिएटेड है ये जो हमारा प्राइमरी सेल है, इसमें क्या है कि ये जो सेल्स होते हैं जो भी हम इसमें यूज करेंगे बैटरी में, इनको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। मतलब ये 1 टाइम यूज वाले होते हैं कि एक बार आपने इसको यूज कर लिया उसके बाद डेफिनेटली इसको जो है आपको क्या करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है अगर हम लिखें कि प्राइमरी सेल एग्जैक्टली क्या है, क्या ये जो है डिफरेंट है सेकेंडरी सेल से, तो इसमें हम लिखेंगे इट कैन नॉट रिचार्ज अगेन एंड अगेन, और इसमें हम लिखेंगे इट कैन ओनली यूज्ड वंस। ठीक है, तो इन शॉर्ट हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एक तो इसको जो है हम बार बार रिचार्ज नहीं कर सकते और सिर्फ जो है हम इसको एक ही बार यूज करेंगे। अब देखिए इसमें क्या है कि जब हम बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बैटरी की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जो बैटरी जो है लाइमलाइट में आई या जिसको फ्रिक्वेंटली लोगों ने यूज किया, इनफैक्ट जो है अभी भी हम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर बैटरी को, वो बैटरी है ड्राई सेल, जिसको हम लेक्लांसे सेल भी बोलते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें प्राइमरी सेल में जो इसका फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है वो है ड्राई सेल, उसी को डिस्कस करना है। अब देखिए जब ड्राई सेल की जब हम बात करते हैं तो जब भी किसी पर्टिकुलर सेल को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले उसकी कंस्ट्रक्शन की बात होगी कि ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन क्या है, कि कैसे जो है इसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है। ठीक है, तो मैंने जो है डायग्राम दिखाया हुआ है इधर, जिसको आप देख सकते हो। इनफैक्ट जो इस डायग्राम को देख के आपको आसानी से याद आ रहा होगा कि नहीं यार इस तरीके की बैटरी तो हमने देखी है। इनफैक्ट अगर घर में सर्च आउट करोगे तब भी मिल जाएगी, अभी भी मिल जाएगी। तो आपको पता होगा, जैसे अगर आप ध्यान दोगे तो ऐसे रिमोट की बैटरी निकालो आप, उसके अलावा जैसे टॉर्च की बैटरी निकालो, तो वो जो है इसका एग्जाम्पल है ड्राई सेल का। आप उसमें देखोगे तो वही इसका एग्जाम्पल है, मतलब आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं है, आपकी आंखों के सामने एग्जाम्पल्स हैं। तो रिमोट्स में जो हमारी टॉर्च वगैरह है, ट्रांजिस्टर्स हैं, उसमें जो है इसका फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जो कि आसपास है आपके और आसानी से जो है आप इसको देख भी सकते हो। आप क्या है कि अगर जैसे जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो कई बार जो है इसको ब्रेक करके भी दिखा देते हैं।
जब हम ऑफलाइन सेशन की बात करते हैं तो। लेकिन क्या है कि यहाँ आप इसको खुद से ही ब्रेक करके देख सकते हो। इनफैक्ट जो है कई लोगों ने देखा भी होगा इसको तोड़ के, तो अगर आपने इसको तोड़ के देखा होगा तो आपने देखा होगा कि बाहर जो है एक कंटेनर सा होता है, कभी देखा है? एक जो है ग्रे कलर का कंटेनर होता है। अब जब उस कंटेनर को, जो मेटल कंटेनर होता है, उसको हटाओगे तो उसमें जो है आपने देखा एक मतलब वही ग्रे कलर का, ब्लैक ग्रे कलर का एक जो है स्टिकी सा मटेरियल होता है, ठीक है। और उस स्टिकी मटेरियल से जस्ट थोड़ा सा हटाओगे तो फिर तुम्हें एक ब्लैक कलर का पाउडर मिलेगा, और उस पाउडर के बाद जब और जाओगे तो आपको एक रॉड मिलेगी ग्रेफाइट की। और ये सब सुन के आपको लग रहा होगा नहीं ये सब तो हमने देखा है। इनफैक्ट जो है अभी भी जाके उस पर्टिकुलर जो है बैटरी को जो खराब पड़ा हुआ घर पे, उसको खोल के आप इसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो। तो क्लियर कट है कि जब हम इस ड्राई सेल की कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो जैसे मैंने सीक्वेंस में बात किया कि बाहर जो मेटल कंटेनर है, ठीक है, वो पर्टिकुलरली जो है क्या होता है, जिंक होता है। तो यहाँ पे जो है जब हम बात करेंगे तो जो मेटल कंटेनर है वो काम करता है किसके जैसा, एनोड के जैसा। और जब हम इसको लिखने की बात करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम गैल्वेनिक सेल के रेफरेंसेस को लिखते हैं। किसके रेफरेंस से? गैल्वेनिक सेल के। तो गैल्वेनिक सेल में एनोड क्या होता है, नेगेटिव, और कैथोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और हमारा सेंस ये है कि जब हम उससे करंट ले रहे हैं, इस बात का ध्यान रखना, जब हम उससे करंट ले रहे हैं मतलब कि बैटरी जो है वो हम यूज कर रहे हैं, बैटरी हमें जो है एनर्जी दे रही है, केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो वो जो है डेफिनेटली किसके ऐसा काम करेगी, गैल्वेनिक सेल से। तो उसी रेफरेंस में मैं लिख रहा हूं। तो एनोड है, नेगेटिव टर्मिनल है, और इस पे जो है हमें किसको यूज करना है, जिंक मेटल को। याद रखना जो जिंक कंटेनर आपको दिख रहा है, सिलिंड्रिकल कंटेनर आपने देखा होगा, वो जनरली क्या होता है, एनोड होता है। अब क्या है कि जैसे मैंने बोला कि कंटेनर को हटाने के बाद जो है एक स्टिकी मटेरियल होता है, ठीक है, पेस्ट सा मटेरियल होता है, और उस पर्टिकुलर मटेरियल की अगर हम बात करें तो वो इलेक्ट्रोलाइट और सॉल्ट ब्रिज दोनों का काम करता है। और वो एग्जैक्टली होता क्या, वो एक पेस्ट होता है। और किसका पेस्ट होता है, जिंक क्लोराइड का प्लस NH4Cl का। तो इन क्लोराइड्स का जो है एक पेस्ट होगा, और ये जो है फंक्शन करेगा किसके जैसा, इलेक्ट्रोलाइट एंड सॉल्ट ब्रिज, ये दोनों के जैसा काम करता है। अब देखिए इसके बाद जो है अगला, जैसे मैंने बोला कि जस्ट इसके बाद जो है ब्लैक कलर का पाउडर होता है। अब वो ब्लैक कलर का पाउडर क्या करता है, ठीक है, तो पहली चीज तो पाउडर होता क्या है, तो MnO2 प्लस कार्बन, मतलब MnO2 और कार्बन का जो है वो एक पाउडर होता है, और वो जो है एक्चुअल में कैथोड पे यूज होता है, यूज्ड एट कैथोड, ठीक है। इसको इस तरीके से पूरा लिख लेते हैं, यूज्ड एट कैथोड। अब क्या है कि कैथोड पे यूज हो रहा है, तो कैथोड में जो है कौन सा मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उस पर हम जरा फोकस कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बोला कि एक रोड होती है, ब्लैक कलर की रोड, तो वो ग्रेफाइट होता है, ठीक है। तो ग्रेफाइट जो रोड होगी आपने देखा भी होगा, उसके ऊपर जो है एक प्लास्टिक का कैप लगा होता है, ठीक है, जब सील पैक आता है वो। तो ग्रेफाइट रोड जो है डेफिनेटली किसका काम करती है, ये जो है काम करती है किसका, कैथोड का काम करती है। तो ये कुछ इस तरीके का जो है हमें साफ साफ दिख रहा है कि इसमें चीजें जो है यूटिलाइज हो रही हैं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में आपको ध्यान रहना चाहिए, जो मेटल कंटेनर वहां दिख रहा है वो जिंक होता है, वो किसके ऐसा काम करता है, एनोड के। जस्ट उसके आगे जब जाओगे तो एक पेस्ट दिखेगा, पेस्ट किसका होता है, जिंक क्लोराइड का और NH4Cl का। उसके अलावा जो है फिर एक पाउडर मिलेगा MnO2 प्लस कार्बन का, देन आफ्टर वो जो है किसके कॉन्टेक्ट में होता है, एक रॉड के, जो कि क्या होती है, कैथोड होती है। अब देखो ये तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हो गया, डायग्राम से भी क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, जो मैंने पहले शो किया था। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि वर्किंग प्रोसेस क्या है, इसकी कैसे काम करता है। तो काम में सिंपल सी बात है कि हम जो है इसको गैल्वेनिक सेल के जैसा ट्रीट कर रहे हैं, तो सेल रिएक्शन हम लिखते हैं, एनोड पे क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। अब देखो जब हम सेल रिएक्शंस लिखने की बात करेंगे तो सेल रिएक्शंस में सबसे पहले हम लिखेंगे एनोड की रिएक्शन, क्लियर है। तो सेल रिएक्शन का डिस्कशन करना है अब हमें इस पर्टिकुलर सेल के लिए। तो यहाँ पे जो है हम इसको दो हाफ में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि हम हमेशा करते हैं जब भी हमें डिफाइन करना होता है। तो हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, कि एनोड पे जो है क्या रिएक्शन होगी। तो जैसे मैंने बोला जिंक का यूज हो रहा है, तो जिंक का जो है ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, तो Zn कन्वर्ट होगा किस में, Zn2 प्लस वाई लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है। तो ये हमारी रिएक्शन है एनोड की। इसके बाद जो है हम बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट कैथोड में जब हम लिखेंगे तो यहाँ पे, ठीक है,
कैथोड में जो हमारी ग्रेफाइट रोड है वो सिर्फ असिस्ट कर रही है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, वो रिएक्शन का हिस्सा नहीं है। कैसे हिस्सा नहीं है? क्योंकि अभी जो है क्लियर हो जाएगा जब मैं रिएक्शन लिखूंगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो MnO2 है ये NH4+ के साथ जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का आयन है इसके साथ रिएक्ट करके जो है बना लेता है किसको? MnOOH। इस पे ध्यान देना है कि क्या बन रहा है, क्या बन रहा है इसमें? MnOOH, मैग्नीज, ठीक है, हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड की बात हो रही है, प्लस अमोनिया। तो कुछ इस तरीके का जो है हमारा फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या है कि ये दोनों रिएक्शन आपको साफ साफ दिख रही हैं, जो कि हमने लिखा कि एनोड पे ये रिएक्शन है, कैथोड पे ये रिएक्शन है। अब अगर हमें ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है इस पर्टिकुलर सेल के लिए कि जो फंक्शनिंग में है, जो इसके, ठीक है, वर्किंग के लिए जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कौन सी होगी? तो दोनों को जोड़ देंगे। हमें पता है कि रेडॉक्स को जब जोड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन को पहले न्यूट्रलाइज करना होता है, इसका मतलब इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब इसमें जोड़ेंगे ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। देखो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी तब? एक्सप्रेशन आ जाएगी Zn प्लस ट्वाइस MnO प्लस ट्वाइस NH4 प्लस इट विल बी कन्वर्टेड इनटू। अब इसमें देखिए ये जो जिंक आयन होता है, जैसे मैंने इस चीज़ को जो है इक्विलिब्रियम में भी डिस्कस किया था, ठीक है, और जब हम इक्विलिब्रियम पढ़ाएंगे 11th में फिर से उसमें हम डिस्कस भी करेंगे कि ये जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, इनफैक्ट मैं बता भी दे रहा हूँ कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, किसके साथ? अमोनिया के साथ। तो कई बार जो है जैसे इन पर्टिकुलर सॉल्ट की अगर हमें सॉल्युबिलिटी बढ़ानी है किसी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की सॉल्ट की, तो अमोनिया में उनकी सॉल्युबिलिटी जो है जनरली इंक्रीज हो जाती है और रीजन होता है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जिंक आयन जो है इस अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा। तो जिंक जो है अमोनिया के जो 2 मॉलिक्यूल बनेंगे उनके साथ मिलके जो है इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेगा और उसके अलावा जो है ये बनेगा। तो ये हमारी कंप्लीट सेल रिएक्शन है, दिख रहा है आपको? अब इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन की बात करें तो इससे जो एस्टिमेटेड पोटेंशियल है जो हमें मिलता है वो 1.5 वोल्ट के अराउंड होता है। और ये चीज़ आपने ऑब्जर्व भी की होगी, जब आप किसी पर्टिकुलर जो है बैटरी को उठाओगे इस तरीके की, तो उस पर्टिकुलर जो है सेल पे लिखा रहता है कि 1.25 से 1.5 के बीच की वोल्टेज सप्लाई करेगा। ये आपने देखा भी होगा, या इनफैक्ट अभी भी जाके देख सकते हो लेक्चर के खत्म होने के बाद। अब देखिए ये तो हमें क्लियर हो गया कि इसमें रिएक्शंस क्या होंगी। अब इसके बाद वर्किंग के बाद जब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, कि जो इस तरीके का सेल है इस पर्टिकुलर सेल की एप्लीकेशंस क्या है, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज होता है, तो मुझे लगता है कि ये तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतनी जगह आप इसको देख चुके होंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल गया होगा कि इस पर्टिकुलर टाइप के सेल्स का यूज कहाँ होता है। ठीक है, डिस्कस कर लें फिर भी। तो जैसे डिस्कस हम करते हैं तो आपने देखा होगा ट्रांजिस्टर में इसका यूज़ होता है, उसके अलावा जो है जो हमारी टॉर्च होती है बैट, ठीक है, उसमें इसका यूज़ होता है, रिमोट्स में इसका यूज़ होता है, ट्रांजिस्टर में इसका यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें किसका यूटिलाइजेशन होता है। इसके अलावा भी और एग्जाम्पल होंगे जिसमें इस तरीके के जो है पर्टिकुलर जो हमारा ये ड्राई सेल है वो यूटिलाइज होगा। अब ये तो हो गया इसका एप्लीकेशन की बात। अब देखो एडवांटेज की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप नोट करते रहें क्योंकि ये जनरली थियोरेटिकल पार्ट है और मुझे लगता है कि यूज़ तो आपको याद ही रहेगा। ठीक है, अब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। ठीक है, सॉरी एप्लीकेशन बोल रहे हैं, एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडवांटेज को हमें डिस्कस करना था। एडवांटेज में जो है आपको क्या लगता है कि इस पर्टिकुलर जो है सेल का क्या एडवांटेज हो सकता है, मतलब आपके अगर डेली लाइफ में देखो तो आपको क्या लग रहा है कि क्या एडवांटेज है। तो एडवांटेज बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा, मतलब ये कि इससे जब आपको करंट या वोल्टेज मिल रही है तो बहुत स्टेडी करंट या वोल्टेज मिल रही है। वो ऐसा नहीं है कि वो सडनली जो है अप डाउन कर जाए या फ्लक्चुएट करे, ऐसा कुछ आपने देखना नहीं होगा। जैसे सिंपल सी बात, जैसे आप टॉर्च में यूज कर रहे हो इसको, तो आपने देखा होगा कि टॉर्च जो है धीरे धीरे डिम होती है, सडनली ऐसा नहीं होता कि जो है सडनली टॉर्च बंद हो जाएगी। तो ये इसका जो है खास मतलब अगर हम बोलें कि इसका एडवांटेज भी है कि इससे जब हम यूज करते हैं या इसको जब हम वोल्टेज या करंट लेने के लिए जो है यूज करेंगे तो इससे जो भी चीज़ें हमें मिलती हैं वो एक स्टेडी जो है करंट या वोल्टेज जो है सप्लाई करती हैं। तो ये आपने ऑब्जर्व भी किया होगा। अब क्या है कि एप्लीकेशन सॉरी एडवांटेज की अगर हम बात करें तो एडवांटेज तो इसके बहुत कम है, लेकिन डिसएडवांटेज की जब बात करते हैं तो डिसएडवांटेज में काफ़ी सारे पॉइंट आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं बहुत सारे पॉइंट? तो पहली चीज़ तो ये कि डिसएडवांटेज ही पहला ये है कि आप इसको छोटे डिवाइसेस में ही यूज कर पाओगे,
क्योंकि आपको याद है ट्रांजिस्टर हो गया, ठीक है, रिमोट हो गया, टॉर्च हो गया, ये सारे डिवाइसेस क्या है, बहुत छोटे डिवाइसेस हैं, मतलब आप इसको बड़े डिवाइसेस में यूज नहीं कर सकते। आप जो है इससे जो है बड़े जो इक्विपमेंट्स हैं घर के, ठीक है, उन पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स को जो हमारे इलेक्ट्रिकल्स हैं उनको इससे नहीं चलाया जा सकता। तो ये इनकी एक लिमिटेशन भी है कि इनसे जो हमें पावर मिलती है या जो वोल्टेज करंट मिलता है वो सिर्फ हम छोटे डिवाइसेस में ही जो है यूज कर सकते हैं। ये फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज है। अब दूसरा डिसएडवांटेज जो कि आपको इसमें दिख भी रहा होगा कि इसको हम रिचार्ज नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि अगर रिचार्ज नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली जो है हमें एक बार यूज करके इसको क्या है, फेंकना पड़ेगा। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। अब तीसरा डिसएडवांटेज जो कि इन सबसे एकदम अलग है, और वो क्या है कि इसको आप लंबे समय तक स्टोर भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप पॉइंट्स लिखते रहिए कि इसको जो है लंबे समय तक स्टोर भी नहीं किया जा सकता। अब क्यों नहीं किया जा सकता स्टोर? तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, जब हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो हमने बोला था NH4Cl है यहाँ पे। अब NH4Cl जो है वो कैसी सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। तो अगर ये एसिडिक सॉल्ट है तो इसके एसिडिक नेचर की वजह से ये मेटल जो जिंक मेटल है उसके साथ रिएक्ट करता रहेगा, और अगर रिएक्ट करता रहेगा तो वो कंटेनर को डिप्लेट करता रहेगा, क्योंकि मेटल अगर रिएक्ट करेगी तो कंटेनर डिप्लेट होता रहेगा, जिंक जो है वो यूटिलाइज होता रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जो है सेल अपने आप ही खराब हो जाता है। तो आपने देखा होगा, बहुत मतलब जनरल ऑब्जर्वेशन है कि रखे रखे जो है, ठीक है, उससे जो है एक लिक्विड टाइप का मटेरियल निकलने लगता है। वो कई बार जो है जैसे हम यूज कर देते हैं तो यूज करने के बाद आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो है बहुत मटेरियल जैसे सेल जो है बहुत अजीब तरीके से उसमें जो है लिक्विड्स जो है बाहर आने लगता है। तो इस तरीके का जो ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज ऑफ जो है NH4+ एंड अमोनिया, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है इस तरीके का ड्राई सेल में ऑब्जर्वेशन या बिहेवियर मिलता है। अब देखिए कि ये तो हमारा था किसका, ड्राई सेल का। अब इसके बाद जो है हमें डिस्कशन करना है किसका, दूसरे टाइप के सेल का। और दूसरा टाइप का जो हमारा सेल है वो है बटन सेल, मिनिएचर सेल या मरकरी सेल, जो कि प्राइमरी सेल का ही एग्जाम्पल है। और जैसे मैंने इसका नाम लिया और आपको एग्जैक्टली क्लियर भी हो गया होगा कि ये जो बटन सेल है या मिनिएचर सेल है ये क्या होगा। तो बटन सेल और इसको मरकरी सेल भी बोल देंगे, ठीक है। इसका एक और नाम है मिनिएचर सेल। अब इन पर्टिकुलर सेल्स की जब हम बात करेंगे तो ये भी जो है सबसे पहले यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी होगी। अब देखिए मैंने इसके लिए जो है एक डायग्राम प्रोजेक्ट किया है, जिस डायग्राम को आप देख के समझ सकते हो कि एग्जैक्टली होता क्या है। इनफैक्ट जो है आपको डायग्राम देखते ही क्लियर हो जाएगा कि नहीं इसको तो हमने कई जगह देखा है, इनफैक्ट देखा क्या हमने यूज कर रहे हैं, करंटली यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके की अगर हम बैटरीज की बात करें तो ये बैटरीज भी जो है वो प्राइमरी सेल का ही हिस्सा है। अब देखो इसको जो है मैंने थोड़ा सा इस पर्टिकुलर डायग्राम में आपने देखा होगा कि थोड़ा सा हमने इसको ओपन करके दिखाया हुआ है। ओपन करके इसलिए दिखाया हुआ है ताकि आप इसकी कंस्ट्रक्शन को भी समझ सकें, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेल को तो आपने जो है ओपन करके नहीं देखा होगा, ठीक है। अब देखो इसमें कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम बात करें तो यहाँ पे जब हम एनोड की बात करते हैं तो हल्का सा डिफरेंस है पीछे से। तो एनोड पे जो है हम यूज करते हैं किसको, एमएलगम को। तो यहाँ पे अब जिंक मेटल की बजाय जो है किसका यूज होता है, एमएलगम का। एनोड है, गैल्वेनिक सेल के रेफरेंस से ही बात होगी तो ये क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल होगा। क्लियर है। तो जो बाहर एक बॉक्स दिखता है हमको, ठीक है, व्हाइट कलर का जो है हमें जो बॉक्स दिखता है मेटल का, ठीक है, शाइनिंग जो ग्रे कलर है हमारा व्हाइट, वो जो है जनरली क्या होता है, जिंक एमएलगम होता है। अब देखिए इसके बाद जो है जब हम बात करते हैं एनोड के बाद इलेक्ट्रोलाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इलेक्ट्रोलाइट में जो है हम KOH का यूज करते हैं, ठीक है, KOH सॉल्यूशन। तो KOH सॉल्यूशन का यूज किया जाता है और ये जो है इलेक्ट्रोलाइट प्लस सॉल्ट ब्रिज दोनों में काम आता है। इसके बाद जो है जब हम बात करते हैं कैथोड की, तो कैथोड पे क्या है कि यहाँ पे यूज किया जाता है किसका, HGO का, ठीक है। तो HGO का जो है हमें यूज करना है। तो HGO जो है वो किसके जैसा काम करेगा, कैथोड के जैसा, और यहाँ पे इसका जो है टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शंस के बाद कि रिएक्शंस क्या होंगी, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कैथोड पे क्या रिएक्शन होगी, ठीक है, तो उसी तरीके से हम लिख लेते हैं इसको जैसे हमने पीछे जो है डील किया था। तो इसमें हम लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड
एंड रिएक्शन एट कैथोड। तो रिएक्शन एट एनोड की हम बात करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा किसका, जिंक का, और यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो हमने KOH लिखा था उसी के OH माइनस आयन का यूटिलाइज होगा। अब देखिए यहाँ पे जो है जिंक एमेलगम जो है जिसमें से जिंक मेटल है ये 2 OH माइनस आयन के साथ रिएक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म ZnO प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे क्योंकि Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ है। वहीं जब हम कैथोड की बात करेंगे तो यहाँ पे जो HgO है ये रिएक्ट करेगा 2 OH और ये रिएक्ट करेगा H2O के साथ आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट विल फॉर्म Hg प्लस 2 OH माइनस आयन। तो कुछ इस तरीके का जो है रिएक्शन होगा। अब देखिए इन दोनों पर्टिकुलर रिएक्शंस को जोड़ के जब हम कंप्लीट सेल रिएक्शन बनाएंगे जो कि काफ़ी आसान होगी, तो कंप्लीट सेल रिएक्शन जो है अगर आप इसको जोड़ो, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों तरफ 2-2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ तो कैंसिल आउट करने का भी जो है कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधे जोड़ सकते हैं। तो सीधे जोड़ोगे तो OH माइनस आयन से कैंसिल हो जाएगा, H2 से हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन से हो जाएंगे। तो सिंपल सी रिएक्शन क्या जाएगी, तो सिंपल सी रिएक्शन हो जाएगी Zn प्लस HgO, इट विल कन्वर्ट इनटू ZnO प्लस Hg, मतलब एक डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन मिल जाएगा आपको। साफ साफ आपको दिख रहा है ये। अब देखो ये जो हमारी पर्टिकुलर सेल रिएक्शन हमें मिली, ये इस पर्टिकुलर सेल रिएक्शन से जो पोटेंशियल हमें मिलेगा उस पोटेंशियल की रेंज जनरली 1.25 वोल्ट से 1.5 वोल्ट के अराउंड होती है। इतना जो है बीच में जो वोल्टेज है वो हमको मिलेगा। तो ये तो हो गया इस पर्टिकुलर जो है हमारा जो मिनिएचर सेल था, बटन सेल था, ठीक है, या मरकरी सेल था, इसकी रिएक्शंस की थी। अब इसके बाद जब हम बात करेंगे कि इस पर्टिकुलर सेल की एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है, ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी पढ़ोगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है और एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। तो यूज पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्लियर है कि जो हमारे और बहुत छोटे, मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा था ड्राई सेल, उससे भी छोटे डिवाइसेस जैसे हमारे ईयरबड्स हो गए, आईपैड हो गया, ठीक है, वॉच हो गई, ईयरफोन्स हो गए, इन सब में आपको ध्यान होगा, या इनफैक्ट जो है बहुत सारे खिलौने होते हैं, जैसे बच्चों के खिलौने आपने देखोगे छोटी छोटी जो लाइट्स होती हैं उसमें इस तरीके के जो है बैटरीज का यूज़ होता है, ठीक है। और मैंने जो डायग्राम दिखाया था उससे तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हाँ जो है इस तरीके की बैटरीज जो है कहाँ यूज होती हैं। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्टेड डिवाइसेस जो हैं उन कॉम्पैक्टेड डिवाइसेस में जो है इस तरीके की बैटरीज का यूज़ होता है। और यहाँ से ये भी क्लियर हो जाता है कि एडवांटेज क्या होगा, लिमिटेशन क्या होगा। क्यों? क्योंकि एडवांटेज पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो है इसको भी हम कहाँ पे यूज करेंगे, बहुत छोटे डिवाइसेस को पावर सप्लाई करने में यूज कर सकते हैं। दूसरी बात जो है इसकी भी खास बात ये है कि ये जो है जब तक यूज आता है तब तक जो है इससे आपको वोल्टेज और करंट जो है वो स्टडी फ्लो में मिलेगा, उसमें फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये भी इसकी खास बात है। लेकिन जब लिमिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर्टिकुलर जो है सेल की बात करते हैं तो इसमें भी आपने देखा होगा कि लिमिटेशन में भी वही लिमिटेशन है जो लिमिटेशन किसकी थी, ड्राई सेल की। रिचार्ज नहीं हो सकता ये, ठीक है, बड़े डिवाइसेस से जो है बड़े डिवाइसेस को इससे हम पावर सप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ एक लिमिटेशन रिमूव हो गई है और वो ये कि यहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हो, अगर यूज नहीं भी हो रहा है तब भी स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ इस तरीके का बिहेवियर देखने को नहीं मिलता है। तो कुल मिला के जो है यहाँ पे अगर हम बात करें कि ड्राई सेल से ये बेटर कैसे है, तो बेटर इसलिए है क्योंकि इसको जो है स्टोर किया जा सकता है और ड्राई सेल को जो है बिना यूज किए लंबे समय तक स्टोर नहीं किया जा सकता है। तो आपको क्लियर हो गया कि क्या जो है रिएक्शंस है, क्या कंस्ट्रक्शन है, क्या वोल्टेज मिल सकती है, क्या एप्लीकेशंस है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने प्राइमरी सेल की डिस्कस की। और प्राइमरी सेल में जो हमारा मेन ड्रॉबैक हमें मिलता है या मेन डिसएडवांटेज मिलता है वो ये है कि इनको रिचार्ज नहीं किया जा सकता। तो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर में जो हमें इतना ही डिस्कस करना है और अगले वीडियो लेक्चर में जो है हम बात करेंगे सेकेंडरी सेल की। और सेकेंडरी सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि उसमें जो है हम थोड़ा सा इसी चीज़ को, बैटरीज को अच्छे लेवल पे डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पे जो है हम डिस्कस करेंगे आगे कि कैसे बड़े डिवाइसेस को जो है हमें पावर सप्लाई करनी है और क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, क्योंकि अभी तक जो है ये थियोरेटिकल था, लेकिन अब जो है इसका न्यूमेरिकल हिस्सा भी जो है हम अगले वीडियो लेक्चर में कवर अप करेंगे।